Hello, friends. In this series, we will start Indian polity Lakshmikant end to end. So, हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने 1853 के एक्ट्स को देखा था। ठीक है, इसको आप प्रीवियस लेक्चर में कवर करके आना, उससे रिवाइज करके आना। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे 1858 का एक्ट। ठीक है, जो कि आया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए। नाउ इसको हम लोग गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं और एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या हैं कि इसने कंपनी रूल एंड कर दिया था। ठीक है, 1853 के एक्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इन्होंने नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए उसको रिन्यू नहीं किया था। उन्होंने कहा था कंपनी रूल को इनडेफिनेट टाइम के लिए कर दिया था, यानी कि कंपनी रूल कभी भी खत्म हो सकता था। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया गया कि कंपनी रूल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब क्या हो गया, रूल ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल क्या हो गया, ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया एक और पोस्ट जिसको कहते हैं वॉइस रॉय। ठीक है, वॉइस रॉय बेसिकली क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिया में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ब्रिटेन को, वो कहलाएगा वॉइस रॉय। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल को जो पोस्ट थी ना, वो अब वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बन गया है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम दी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ इन्होंने क्या कर दिया, एबॉलिशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट हम लोग ने पढ़ा था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इस एक्ट में इसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, नाउ इसमें एक और पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो कि ये लंदन में बैठेगी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अपनी काउंसिल के साथ 15 मेंबर की जो काउंसिल होगी। ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका हेड होगा और 15 मेंबर की इनकी काउंसिल होगी। ये सब कहाँ बैठेंगे, ये हमारे ब्रिटेन में बैठेंगे। ठीक है, नाउ अब ये क्या हो गया, एक तरीके से हायरार्की क्रिएट कर दी गई है। इसमें चेन ऑफ अथॉरिटी बना दी गई है। सबसे पहले सबसे टॉप पे कौन होगा, ब्रिटिश क्वीन होगी। ब्रिटिश क्वीन के बाद कौन होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर हम लोग ने क्या देखा कि एक सेपरेट ब्रांच बना दिया गया है, जो कि होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपनी 15 मेंबर की उसकी काउंसिल होगी, जो कि असिस्ट करेगा इंडिया को। ठीक है, अब इंडिया में क्या होगा, इंडिया, ये तो रही बात, ये 3 लोग तो रहेंगे लंदन में। ठीक है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की बात है। लेकिन इंडिया में कौन होगा, इंडिया में सबसे टॉप पे होगा, हेड कौन होगा, वॉइस रॉय। ठीक है, और उसके नीचे आएंगे गवर्नर्स, जो गवर्नर्स होंगे प्रोविंशियल लेवल पे। उसके बाद आएंगे उसके नीचे जो काम करते हैं सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तरीके से वो बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा होता है, यानी कि उसके ऊपर केस किया भी जा सकता है और वो किसी पे केस कर भी सकता है। ठीक है, यानी कि ये अकाउंटेबल हो गया, अकाउंटेबिलिटी इनकी कर दी गई। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये बन गया बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ अब ये सारी चीज़ों ने हम लोग ने पढ़ लिया। अब क्या होता है, ये इसको इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं 1 नवंबर 1858 में, जिसको हम लोग कहते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन। इसको कहाँ पे अनाउंस किया गया था, अनाउंस्ड एट इलाहाबाद। इलाहाबाद, नाउ अब इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं प्रयागराज से ही हूँ ना। अनाउंस्ड एट इलाहाबाद बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। और इसमें क्या प्रॉमिस किया गया था, जो भी फ्लॉज थी ना, पिछले जितने भी एक्ट्स थे उसमें जो भी फ्लॉज थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि हम रिलीजियस फ्रीडम देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग ने क्या देखा था कि लोगों के मन में रिलीजियस सेंटिमेंट्स ज़्यादा थे। उस टाइम सती प्रथा बैन हुई, उस टाइम डाउरी के पीछे एक्ट्स आए, और उस टाइम चाइल्ड मैरिजेस के पीछे एक्ट्स आए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जो उस टाइम के जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, तो उनके मन में रिसेंटमेंट था ब्रिटिशर्स के लिए कि ये हमारे धर्म को चेंज करना चाहते हैं, वो क्रिश्चियनिटी फैलाते हैं। ठीक है, ये इनकी थोड़ा
टेंशन चल रही थी, रिलीजियस टेंशन। तो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम आपको रिलीजियस फ्रीडम देते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे अंडर लॉ, यानी कि ब्रिटिश पीपल और इंडियन पीपल के बीच में हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम उन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। आपको क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी इंडियन ट्रेडिशन, वही बोलो ना, कोई भी इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करेंगे इंडियंस को भी, ठीक है। नाउ वॉइसरॉय का नेचर क्या है, ठीक है, वॉइसरॉय बेसिकली, वॉइसरॉय एक ऐसी पोस्ट है जिसके पास गवर्नर जनरल की जो भी पावर्स है प्लस उसकी क्राउन को रिप्रेजेंटेटिव भी है एक तरीके से, ठीक है। तो पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास जो जितनी भी पावर्स है वो ऑटोमेटिकली वॉइसरॉय के पास पावर तो है, बट वॉइसरॉय के पास एक एक्स्ट्रा पावर है, क्या है, क्योंकि वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में, ठीक है। यानी कि गवर्नर जनरल के पास क्या पावर्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की और पॉलिसी एग्जीक्यूशन की, ठीक है, ये रोल तो है ही वॉइसरॉय के पास। प्लस वॉइसरॉय के पास क्या रोल है, ये ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिप्लोमेटिक या सेरिमोनियल हेड भी कहलाएगा, और वो किसको रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा, हायरार्की पढ़ी ना, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले टॉप पे कौन आएगा, अगर बॉटम से अप पे जाते हैं तो सबसे पहले आएगा सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे, वो किस स्टेट में काम कर रहा है, तो बॉम्बे मद्रास के जो गवर्नर्स होंगे, ठीक है। गवर्नर्स के ऊपर कौन आएगा, अब आएंगे वॉइसरॉय, ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहलाएंगे, बट ये वॉइसरॉय हैं। वॉइसरॉय के ऊपर कौन आएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर कौन आएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, सॉरी इसको इसी में करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर कौन आएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कौन आएगा, आएगी क्वीन, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन को, ठीक है। तो ये हायरार्की क्रिएटेड। नाउ अब क्या हम लोग समझेंगे कि 1858 के बाद कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट एक झटका था, ठीक है, वो बेसिकली इन जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक तरीके से उनके लिए एक लेसन था कि अगर जब तक हम लोग इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में तब तक ये कुछ ना कुछ रिवोल्ट होता ही रहेगा, रेबेलियन एक्टिविटीज होती रहेंगी। तो उन्होंने 1858 के बाद से कुछ एक्ट्स लेके आए, मेजर 3 एक्ट्स लेके आए जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। विद इसका मेन पर्पस ये था कि हम लोग इंडियंस को इन्वॉल्व करें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या कहता है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट, जैसे कि हम लोग ने समझा कि इसका बैकग्राउंड बेसिक क्या था कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश के लिए एक तरीके से लेसन था, ठीक है, कि एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम गवर्नेंस वाज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। इस चीज को करेक्ट करने के लिए उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लेके आए। देयर वाज अ नीड टू प्रिवेंट फ्यूचर रेबेलियन एंड स्टेबलाइज ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये चीज तो हम लोग अंडरस्टूड है। नाउ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन एंड इंक्लूजन। इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी की कि हम मतलब मध्यस्थता करेंगे, ठीक है, मीडिएशन करेंगे, इंक्लूजन करेंगे और उनसे समझौता करेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि हम लोग इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट। नाउ दिस अप्रोच लेड टू द इंट्रोडक्शन सीरीज। ये क्या हुआ, इसकी वजह से 3 काउंसिल एक्ट्स आएंगे जो कि हम लोग आगे लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ऐसा क्या था। इसका बेसिकली यही था कि 1857 के रिवोल्ट को, ये तो हम लोग ने समझ लिया, फॉलोड द गवर्नमेंट ऑफ, इसके बाद आता है विच ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ये तो हम लोग ने समझा था कि नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था,
यही था कि इंडियंस को इन्वॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है, डिसेंट्रलाइज करना है पावर। की फीचर्स क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ वॉइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले क्या था, वॉइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें सिर्फ 3 मेंबर्स थे, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनलार्ज कर दिया गया, 3 से 6 मेंबर कर दिए गए हैं। और इसमें क्या कर दिया गया, 3 जो मेंबर्स होंगे ना वो इंडियंस होंगे नेक्स्ट, और उनको नॉमिनेट क्या किया जाएगा बाय वॉइसरॉय ओनली, ठीक है। और फर्स्ट जो थे वो सबसे पहले वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये 3 ऐसे शख्स थे जिनको नॉमिनेट किया गया था बाय वॉइसरॉय, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय वॉइसरॉय। पोजीशन बेसिकली ये एक नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ठीक है। मतलब इनके पास बेसिकली एक पेपर पे कहने वाली चीज हो गई, इनके पास कोई पावर्स नहीं थे, इनके पास कोई लिमिट, मतलब एक तरीके से वो एडवाइस कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं थे, ठीक है। नो मतलब ये पेपर पे तो दिख रहा था कि हाँ इंडियंस इंक्लूड हुए हैं, बट आप ये भी देखो कि जिनको इंक्लूड किया गया है ना वो बेसिकली वो ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जानबूझ के ऐसे लोग, मतलब वो दिखाना चाहते थे कि हम इंडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं, बट वो ऐसे लोग को ही लेते थे नॉमिनेट करके जो कि उनके साइड ही हों, ठीक है ना। तो ये हो गई बात। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की लिमिटेड रोल थी, ठीक है। रोल क्या था ये हम लोग ने क्या पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिव की पावर ज्यादा थी, ठीक है, और लेजिस्लेटिव की पावर कम थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ERL का कॉन्सेप्ट आता है। अब ERL मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। द काउंसिल फंक्शन largely as a deliberative body, ठीक है। इट इज नो रियल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, द एग्जीक्यूशन रिमेन डोमिनेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या थे, वो डोमिनेंट करते थे। की पॉइंट्स क्या है, वॉइसरॉय कुड ओवरराइड द काउंसिल। अब यानी कि क्या है, काउंसिल में जो भी बात हुई, ठीक है, 6 मेंबर की काउंसिल है, उसमें 3 इंडियंस है, 3 यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस मतलब ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि अगर जो वॉइसरॉय जो हेड है, अगर उसको काउंसिल के साथ वो नहीं, उसकी चीजें मेल खा रही हैं, तो वॉइसरॉय क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है, यानी कि काउंसिल का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो ये चीज था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कुड ऑल्सो इनवैलिडेट डिसीजन, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स था वो भी इनवैलिडेट कर सकता था डिसीजंस को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर थी, लेजिस्लेटिव के पास बस एडवाइजरी तरीके से थी, क्योंकि उनके पास कोई पावर तो थी नहीं, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी इसमें दिया गया था एग्जीक्यूटिव को। द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू इशू, गवर्नर जनरल यहाँ पे वही वॉइसरॉय का मतलब है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना, कभी कभी गवर्नर जनरल भी हो सकता है, वॉइसरॉय हो सकता है, दोनों सेम ही है, ठीक है। नाउ वॉज एम्पावर्ड टू इशू द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे वो गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी मिल जाती है। ऑर्डिनेंस बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटिव लॉ बना सकती है जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, ठीक है। आज के टाइम पे हम लोग इस चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 123 में पाते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है अंडर आर्टिकल 123, और गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है अंडर आर्टिकल 213, ठीक है, 123 213, ठीक है। इसको बस इसको स्विच कर लेना है। नाउ इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, पोर्टफोलियो सिस्टम। आज जैसे हम लोग देखते हैं ना, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ईच मेंबर ऑफ द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज असाइंड विद अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जो कि इसको हम लोग आज के टाइम में भी ये चीज देखते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, बेसिकली इम्प्रूव करना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अगर कोई उस डिपार्टमेंट के बारे में अगर कोई पूछेगा तो वो उस मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं ना, कि आपके डिपार्टमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज था, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना। और यही क्या बनता है, कैबिनेट सिस्टम। इंडिया में जो कैबिनेट सिस्टम ना, जिसमें सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो वो चीज को इंट्रोड्यूस, मतलब वो चीज का फाउंडेशन स्टोन बनता है ये। नाउ ये बेसिकली क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी करता है। जैसे हम लोग ने 1770 एक एक्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था, आप प्लीज मुझे बताना किस एक्ट में पढ़ा था, कि
टोटल अबॉलिश कर दिया। वो मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन था 1833 के एक्ट में, ठीक है, जिसमें कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी ना बॉम्बे एंड मद्रास की, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि टोटल पूरा अबॉलिश ही कर दिया गया, यानी कि वहां पे कोई लॉ मेकिंग होगा ही नहीं। बट इसमें क्या किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया था। अब इसमें क्या किया गया, पावर को रिस्टोर कर दिया गया, प्रोविंसेस के पास अब लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर हो गई, ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास की। दिस मार्क द फर्स्ट स्टेप ऑफ टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब ये डिसेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहली बार सीरियस अटेम्प्ट हुआ इंडियंस को गवर्नेंस में इंक्लूड करने का। इसने क्या हुआ, फाउंडेशन स्टोन रखा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का, कैबिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन किया। लेकिन हालांकि अगर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इसमें लिमिटेड ही था, बेसिकली वो सिंबॉलिक ही था, ठीक है, बट इन्होंने इंक्लूड तो किया। नाउ हम लोग कुछ पीवाईक्यू देखते हैं। पीवाईक्यू बेसिकली मैंने कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया है कि आप ये देखो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या इसमें बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ पे क्या नॉमिनेशन था ना, नॉमिनेटेड बाय वॉइस रॉय, ठीक है। इंडियंस को इंक्लूड तो किया गया, 3 से 6 मेंबर तो बढ़ाया गया, बट नॉमिनेशन के द्वारा, ठीक है, नॉट इलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरा, इट अलाउड द वॉइस रॉय टू नॉमिनेट इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इट इनिशिएटेड द पोर्टफोलियो सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी हम लोग ने पढ़ा, ये भी हम लोग ने पढ़ा है, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। नाउ बी दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ये तो हम लोग ने पढ़ा है ना कि इसमें क्या किया था, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, लेजिस्लेटिव पावर्स को बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी इसको रिस्टोर कर दिया गया, तो ये तो करेक्ट है। इट मेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी, नहीं ये तो हम लोग ने नहीं पढ़ा। हम लोग ने क्या पढ़ा है, इस टाइम एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी थी, ठीक है, तो ये चीज नहीं है, तो ओनली 1 यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन, ये तो हम लोग ने कहीं नहीं देखा, डायरेक्ट इलेक्शन तो दूर दूर तक की बात नहीं है, अभी तो इंडियंस ही इंक्लूड नहीं हुए हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो क्रॉस। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, नहीं ऐसा नहीं था, कंप्लीट सेपरेशन नहीं था, ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू द गवर्नर जनरल, ये करेक्ट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम लोग ने पढ़ा है, गवर्नर जनरल बेसिकली वही है, वॉइस रॉय, सेम ही है, सेम ही पोस्ट है, ठीक है। एस्टैब्लिश फेडरल स्ट्रक्चर, ये तो गलत है, कहीं नहीं पढ़ा हम लोग ने, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो वी विल लर्न द मतलब आगे के जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के एक्ट है, 1909 के जो एक्ट हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल